बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एमडी कैट के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है कि आपने एमडी कैट के लिए तैयारी किस तरह से करनी है, आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह से करानी है, आपने अपनी स्टडीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, अपने टेस्ट सेशन को किस तरह से मैनेज करना है और तमाम सब्जेक्ट्स को एक दिन में किस तरह से पढ़ना है और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। इसके अलावा आपने अपनी एमडी कैट की डेट किस तरह से सिलेक्ट करनी है, अपना एमडी कैट का सेंटर किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने सिलेबस को किस तरह से कवर करना है। अच्छा, आप एक बात तो ये देख लें कि आपने पीएमसी की वेबसाइट को हर वक्त विज़िट करते रहना है। ठीक है, अगर आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आप पीएमसी के ऑफिशियल पेज को फॉलो करें ताकि एमडी कैट के हवाले से कोई भी अगर अपडेट आती है तो वो आप तक पहुँचे। ठीक है, इसके अलावा अब जैसा कि आपको पता होगा कि पीएमसी ने ये कहा है कि ये जो 2021 का जो एमडी कैट का सिलेबस था 2022 के स्टूडेंट्स भी वही फॉलो करेंगे और अगर इसमें कोई भी माइनर चेंजेस लाने होंगे तो वो बता दिए जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि अभी आपको एमडी कैट जो 2021 का सिलेबस था जो कि पीएमसी की वेबसाइट पे मौजूद है वो आप डाउनलोड करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि हम एमडी कैट का जो सिलेबस है सिर्फ वही टॉपिक्स करें या फिर एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करें। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को फॉलो करें क्योंकि नो डाउट कि हमारा जो एमडी कैट हुआ था उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस आए थे, लेकिन उसके बाद एक पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस हुआ था और उस पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस में जितने भी एमसीक्यूज़ जिस भी स्टूडेंट के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस थे वो सारे पेपर से निकाल दिए गए थे और स्टूडेंट को उसके मार्क्स दे दिए गए थे। तो आपने अभी जो है ना अपना सारा फोकस सिर्फ सिलेबस के ऊपर करना है। तो आपने अपनी बुक खोलनी है और एमडी कैट का जो सिलेबस है वो खोलना है और वहाँ से जो जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं प्रिपेयर करने के लिए वो आपने अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेने हैं। इस तरह जब आप रिवीजन करेंगे या चैप्टर प्रिपेयर करेंगे तो आपको बार बार सिलेबस नहीं खोल के देखना पड़ेगा। एक ही दफ़ा आप अपनी सारी मार्किंग कर लें कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं और एक्स्ट्रा टॉपिक्स अभी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखें कि अगर जैसे एमडी कैट स्टार्ट होगा तो तब स्टूडेंट्स अपना रिव्यू देते हैं, जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आते हैं कि पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो वेल एंड गुड, अगर आते हैं तो फिर आप एंड के दिनों में जब आप अपनी सारी रिवीजन कर लें तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स को जस्ट रीड कर लें। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस जो आए थे वो इतने मुश्किल नहीं थे, यानी वो आसान ही थे। मतलब वो बच्चे अगर नहीं भी पढ़ा हुआ कोई टॉपिक तो फिर भी उन्हें आ गया था। तो आपने जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं उनके लिए परेशान नहीं होना। अगर आएंगे भी सही तो बाद में पीएमसी एक पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस करती है पेपर का और उस पर वो उन क्वेश्चन के मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो अब आपने करना ये है कि आपने सिलेबस को फॉलो करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने एमडी कैट की तैयारी के दौरान डेली हर सब्जेक्ट को टाइम देना है और जिस सब्जेक्ट की तैयारी आपको लगता है कि आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है उसको आपने ज़्यादा टाइम देना है और जिस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी है उसको आप थोड़ा कम टाइम दे दें, लेकिन दें हर सब्जेक्ट को टाइम। ठीक है, हर सब्जेक्ट की आपने लेक्चर्स भी प्रिपेयर करने हैं और हर सब्जेक्ट की आपने बुक रीडिंग भी करनी है और बेशक आप प्रैक्टिस उस सब्जेक्ट की कर लें जिसका टेस्ट है, लेकिन बुक रीडिंग और लेक्चर और रिवीजन आपने हर सब्जेक्ट की करनी है। ठीक है, तो अपना टाइम इसके अकॉर्डिंग मैनेज करें। थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि एक स्ट्रिक्ट रूटीन हो जाती है, आपको सारा दिन पढ़ना पड़ता है, बट ये कुछ ही महीने की बात है तो इसलिए आपने एक दिन में तमाम सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। तो मैं इस तरह से करती थी कि मेरा जो मैक्सिमम टाइम जाता था वो बायो को जाता था क्योंकि बायो में सारा एक एक लफ्ज़ रीड करना होता था। सबसे पहले मैं बायो ही करती थी और बायो को सबसे ज़्यादा टाइम देती थी। उसके बाद मैं कर लेती थी केमिस्ट्री और उसके बाद फ़िज़िक्स और उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। तो आपने एक दिन में तमाम सब्जेक्ट्स को ही टाइम देना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपने टेस्ट सेशन अगर ज्वाइन किया है या जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जब वो एफएससी के एग्ज़ाम्स दे देंगे तो उनकी टेस्टिंग भी होगी एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए।
तो देखें, जो एमडी कैट के लिए आप टेस्ट प्रिपेयर करते हैं ना, वो एफएससी का टेस्ट प्रिपेयर करने से बहुत डिफरेंट होता है। एफएससी में आपको सारा याद करके फुल रट्टा मार के जाना पड़ता है टेस्ट के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। एमडी कैट का टेस्ट प्रिपेयर करते हुए आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली रीड करना होगा अपनी बुक को, और फिर जो मेन पॉइंट्स हैं अगर वो आप वैसे ही रिवाइज़ कर सकते हैं ओरली तो वैसे रिवाइज़ कर लें, और अगर आप लोग किसी जगह पे लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है। तो आपको जो एमडी कैट का टेस्ट प्रिपेयर करना है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप पढ़ने बैठे ना तो सबसे पहले टेस्ट प्रिपेयर करें, ठीक है। टेस्ट प्रिपेयर करना किस तरह से है कि सबसे पहले जो भी टॉपिक आपको मिला, फॉर एग्जांपल आपको द सेल चैप्टर है उसका आपको टेस्ट मिला है, आपने सबसे पहले अपने लेक्चर नोट्स खोले जो कि आपने एकेडमी में या आपने घर बैठकर जो भी ऑनलाइन लेक्चर लिए थे वहाँ से जो भी आपने नोट्स बनाए थे उनको खोलेंगे आप, ठीक है। वहाँ से आप सारा नोट्स रीड करके रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद आप अपनी जो भी आपका बोर्ड है, फॉर एग्जांपल पंजाब बोर्ड है तो पंजाब की बुक खोलेंगे, वहाँ से द सेल चैप्टर के जो टॉपिक्स एमडी कैट के सिलेबस में इंक्लूडेड है उनको आप बहुत अच्छी तरह रीड करेंगे, ठीक है। इस तरह रीड करेंगे कि आपको वो जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो याद रह जाएं, मतलब फुल रट्टा नहीं मारेंगे लेकिन कॉन्सेप्चुअली रीड करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप खोलेंगे फेडरल टेक्स्ट बुक, ठीक है। और जो फेडरल टेक्स्ट बुक में जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपने हाईलाइट कर देना है वो पॉइंट्स जो पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है, ताकि आपको बार बार पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, सिर्फ आप वही हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लें। और मैंने भी ऐसे ही किया था क्योंकि एंड में बहुत कम टाइम रह जाता है, तो मैंने ये किया था कि मैंने वो पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए थे फेडरल की बुक पर जो पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं थे, और फिर एंड के दिन में मैंने सिर्फ उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही रीड किया था। मैंने पूरे चैप्टर फेडरल से रीड नहीं किए थे। तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप लोग फेडरल की बुक पर अभी से ही कोई हाइलाइटर लेकर वो वाले पॉइंट्स हाईलाइट कर दें जो आपके बोर्ड की बुक में नहीं है बट फेडरल की बुक में है, और फिर आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट को ही बार बार रिवाइज़ करें। तो अब आपने अपने लेक्चर नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए, अपने पंजाब के जिस भी बोर्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो भी प्रिपेयर कर लिया, आपने फेडरल बुक भी प्रिपेयर कर ली। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। तो अब आपने प्रैक्टिस बुक खोलनी है और वहाँ से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद जब आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद एंड पे एक की दी होती है एमसीक्यूज़ की, उस की से आपने अपना जो असेसमेंट करने है कि आपने कितने एमसीक्यूज़ सही किए हैं। जो एमसीक्यूज़ गलत हैं उन्हें आप दोबारा बुक में ढूंढें कि यहाँ किस पॉइंट पर ये लाइन लिखी हुई है जो कि आपने गलत की है। अगर वो पंजाब या आपके जो भी आपका बोर्ड है उसकी बुक में है तो वहाँ से ढूंढें, या फिर फेडरल टेक्स्ट बुक से ढूंढें, या अगर दोनों में नहीं है तो नेट से ढूंढें। बट जो भी आपने प्रैक्टिस में गलतियाँ की हैं उन्हें दोबारा से उनका सही आंसर सर्च ज़रूर करें। तो इस तरह से आपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अब आपने एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन किस तरह से करानी है। तो अभी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, तो जब थोड़ा वक्त करीब आएगा यानी अगस्त में आपका एमडी कैट स्टार्ट होगा, तो जुलाई में होपफुली आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी। तो एक चीज़ का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है, जैसा कि आपको पता है कि इस दफ़ा एमडी कैट जैसे पिछली दफ़ा हुआ था कि एक पूरा महीना चला था, फेजेस में होता है, तो इस दफ़ा भी एमडी कैट ऐसे ही होगा, एक दिन में नहीं होगा बल्कि डिफरेंट फेजेस में होगा। तो अब आपने करना ये है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन ओपन होना तो शुरू के दिनों में यानी पहले दिन या दूसरे दिन ही आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी सबमिट करवा देनी है, ठीक है। आपने लेट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाते हैं तो आपको डेट जो आपकी एमडी कैट की होती है वो आपकी मर्ज़ी की मिलती है। तो जो स्टूडेंट्स जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो अपनी मर्ज़ी की डेट सेलेक्ट करते हैं और उन्हें अपनी मर्ज़ी की डेट ही मिलती है, उन्हें वही डेट मिलती है जो उन्होंने सेलेक्ट की होती है। जबकि जो स्टूडेंट्स जितनी लेट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें बेशक वो लेट की डेट सेलेक्ट करते हैं बट उन्हें जल्दी की डेट मिल जाती है क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन लेट करवाई होती है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन हो आपने रजिस्ट्रेशन भी करवा लेनी है और फ़ी भी सबमिट करा देनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी तो उसके कुछ दिनों के बाद आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जो डेट सेलेक्ट करें ना आप, तो आपने एंड वाली डेट सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल 15 अगस्त से अगर एमडी कैट स्टार्ट हो रहा है और वो सितंबर तक जा रहा है तो आपने सितंबर की डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे हमारा एमडी कैट हुआ था 31 अगस्त से 30 सितंबर तक और मैंने डेट सेलेक्ट की थी 28 सितंबर की, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 28 सितंबर की ही डेट मिली थी।
क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाई थी। तो आपने भी इस तरह से करना है, एंड वाली डेट देनी है। ख़ास तौर पर जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो तो ज़रूर एंड वाली डेट दें, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम मिले प्रिपरेशन करने का। अच्छा, नेचर ऑफ़ एग्ज़ाम किस तरह से होता है, जब आप पेपर देने जाएंगे ना तो आपको वहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, उसके बाद आपको एक कोड मिलता है, पेपर कोड। वो लेके आप अंदर जाते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में। वहाँ पर आपको एक टैबलेट दिया जाता है, ठीक है, जैसे टैब होता है ना जो, वो दिया जाता है और उसके अंदर आप वो कोड इंसर्ट करते हैं, या वहाँ पे जो भी उनका पीएमसी का स्टाफ होता है वो कोड जो होता है ना आपके पास, वो जो कोड की चिट होती है, वहाँ से देखकर वो आपके टैब के अंदर उस कोड को इंसर्ट करते हैं, जिससे आपका टैब ओपन हो जाता है और फिर उसके बाद आपका टेस्ट अपीयर होता है। तो अब जब आप टेस्ट करेंगे ना तो हो सकता है, जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ कंफ्यूजिंग लगेंगे, ठीक है। और आपको ना बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे भी मिल सकते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे जो करेक्ट होंगे, ठीक है। और आपको कोई एमसीक्यूज़ ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके अंदर कोई भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपने पैनिक बिल्कुल नहीं हो जाना, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी बात है आजकल जो एमडीकैट हो रहा है उसमें, ठीक है। मतलब जो पिछले साल भी हुआ था, तो इस साल जो एमडीकैट होगा, अल्लाह करे कि इस तरह की गलतियाँ ना हो, बट अगर हो भी जाती हैं तो आपने इस चीज़ से पैनिक बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ ऐसा लग रहा है जिसमें 2 ऑप्शंस ठीक हैं, तो आप कोई किसी भी एक ऑप्शन को टिक कर दें, ठीक है। और अगर आपको कोई एक ऐसा एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आ गया जिसमें कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं लग रहा, तो आप किसी भी ऑप्शन पे टिक कर दें, ठीक है। उसको स्किप ना करें, उसको छोड़ें नहीं, क्योंकि जब पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस होता है तो फिर आपको इन तमाम एमसीक्यूज़ के मार्क्स मिल जाते हैं। और दूसरा ये कि टाइम की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। टाइम 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स होता है, और अक्सर बच्चे तो 1-1 घंटा पहले पेपर करके बैठ जाते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। जल्दी भी नहीं करनी, और ये भी नहीं कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर आप पूरा घंटा लगा दें, ठीक है। अपने टाइम को आराम से मैनेज करके करना है। बट जैसे पहले एंट्री टेस्ट होता था तो उसमें टाइम काफ़ी कम होता था, स्टूडेंट्स का पेपर रह जाता था। अब उस तरह नहीं है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी गई है आपको टाइम में। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आपने एमडीकैट के लिए परेशान नहीं होना, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। तो अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके आपने पेपर करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें रफ़ वर्क करने के लिए क्या दिया जाएगा, कोई पेपर पेंसिल दिया जाएगा। तो रफ़ वर्क के लिए आपको एक क्लिप बोर्ड के साइज़ का एक वाइट बोर्ड देंगे, ठीक है। और आपको एक मार्कर देंगे, और आपको एक डस्टर देंगे जिससे आप इरेज़ करेंगे। तो उससे जो वो जो क्लिप बोर्ड साइज़ का जो आपका एक वाइट बोर्ड होगा, उसी के ऊपर ही आप लोग अपना रफ़ वर्क करेंगे। जब एक क्वेश्चन का रफ़ वर्क आप कर लेंगे तो उसको आप डस्टर से इरेज़ करेंगे, और उसके बाद अगले क्वेश्चन का रफ़ वर्क करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कंप्यूटराइज्ड एमडीकैट हो रहा है तो आपको रफ़ वर्क करने के लिए कोई चीज़ नहीं दी जाएगी। इस बारे में अपनी बिल्कुल परेशानी होना, आपको बोर्ड, मार्कर और डस्टर दिया जाएगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बाद और डेट सिलेक्शन के बाद आपको पीएमसी की तरफ से सेंटर सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो अगर तो जो जिस सिटी में आप रहते हैं उसी सिटी में ही पीएमसी का एमडीकैट का सेंटर बना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है। आप कोई भी सेंटर जो आपकी सिटी से करीब हो उसको आप सिलेक्ट कर दें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इजीली सीट मिल जाएगी। तो ये पहले तो अपनी सिटी को ही सिलेक्ट करें। अगर आपके सिटी में सेंटर नहीं बना तो जो भी सिटी आपके सिटी से नियरेस्ट है उसको आप सिलेक्ट कर दें। अच्छा, अब आपने एमडीकैट के लिए प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। तो जैसे मैंने आपको टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में बताया कि पहले आपने सारा प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपने जिस भी आप एकेडमी में जाते हैं, या अगर एकेडमी नहीं जाते तो आजकल बहुत इजीली डिफरेंट एकेडमीज़ की बुक्स जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आप ऑनलाइन बुक्स मंगवा भी सकते हैं। किप्स की आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से आप ऑनलाइन उनकी बुक्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ईज़िली अवेलेबल होंगी बुक्स। तो आपने एक तो प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा आपने जो पीएमसी के पेड टेस्ट्स हैं वो आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। सईद एमडीकैट की वेबसाइट पर पीएमसी के तमाम जो 36 पेड टेस्ट हैं वो गिवन है। इसके अलावा हो सकता है कि इस साल पीएमसी और कोई टेस्ट दे, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट अभी आप लोग वही टेस्ट ज़रूर करें सॉल्व, ठीक है। मैंने आपको अपना तरीका बताया था कि जैसे ही मैं एकेडमी से आती थी
और जैसे मैं पढ़ने बैठती थी तो सबसे पहले मैं पीएमसी का एक टेस्ट करती थी, उसको मैं असेस करती थी कि उसमें मेरे कितने मार्क्स हैं, कितने एमसीक्यू सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। फिर उसके बाद मैं अपनी बाकी चीज़ें पढ़ती थी। तो आप भी डेली बेसिस पर एक टेस्ट ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। और उसमें से जो भी एमसीक्यूज़ आपके गलत हों, मैं इस तरह करती थी कि मैंने एक रजिस्टर बना लिया था, और जो एमसीक्यूज़ जो पीएमसी के पेड टेस्ट में मेरे गलत होते थे, मैंने उन सबको एक जगह पे राइट कर लिया था। और उसके बाद मैंने पेपर से यानी कुछ दिन पहले उनको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया था। तो आपने भी पेड प्रैक्टिस टेस्ट भी करने हैं, और एकेडमी अगर जाते हैं तो टेस्ट भी देने हैं। और अगर आप घर में तैयारी कर रहे हैं तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट दे दें, या फिर प्रैक्टिस बुक से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और पेड प्रैक्टिस टेस्ट भी करें। अच्छा, जो लास्ट जो पॉइंट है ना, वो ये है कि आपने स्ट्रेस से किस तरह से डील करना है। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है, जो भी एमडी कैट के स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर जो एमडी कैट इम्प्रूवर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि पिछले साल एडमिशन नहीं हुआ तो इस साल ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए, एक बात माइंड में रखें कि आपके हाथ में ना सिर्फ मेहनत करना है, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप रिज़ल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में होता है। अगर तो ये प्रोफेशन आपके लिए बेहतर है तो और आपने अपना 100% दिया है तो इंशाल्लाह आपका ज़रूर एडमिशन होगा। और अगर ये प्रोफेशन आपके हक़ में नहीं, बेहतर नहीं है, तो फिर आप बेशक जितनी भी मेहनत कर लें, अल्लाह ताला को ज़्यादा बेहतर पता है कि आपके हक़ में क्या चीज़ बेहतर है। जैसे ये अल्लाह ताला ने कुरान की एक आयत भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हो सकता है जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, मैं इसका मफ़हूम बता रही हूँ कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आपके हक़ में बेहतर ना हो, और जो चीज़ आपको पसंद ना हो वो आपके हक़ में बेहतर हो। तो आपके हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना है, आप मेहनत करें। उसके बाद जो भी इसका रिज़ल्ट होता है वो आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और वो आप बिल्कुल अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। तो ये थी आज की वीडियो एमडी कैट के हवाले से। अगर आपके इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हैं एमडी कैट के बारे में तो आप ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में भी, इंस्टाग्राम पे भी। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसे एमडी कैट स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।